नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 9 देख रहे थे, जिसमें समान विज्ञान के प्रश्न हैं। 100 तक हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि ईस्ट और मशरूम फंजाई के उदाहरण होते हैं। फंजाई अर्थात विषमपोषी एक यूकैरियोटिक जीव होता है। इसे ही मृतोपजीवी भी कहते हैं। किसको? ईस्ट और मशरूम को, यानी फंजाई के उदाहरण हैं ये दोनों। अब 101 से 150 तक देखते हैं। ये लास्ट वीडियो है इसका। इसके बाद आपको 450 प्रश्न कुल सामान्य विज्ञान के मिल जाएंगे। तो कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा की झिल्ली पाई जाती है। यह झिल्ली बनी होती है तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मतलब ये हुआ कि कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली। तो एक तरह का ये भी फैक्ट है। और जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 102 में है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर का सब्लिमेशन होता है। वो ठोस अवस्था में होते हैं, जब हम उसे जलाते हैं तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। 103, निम्नलिखित में से कौन से एरोसोल का उदाहरण है? तो कोहरा, बादल और धुआं, ये तीनों एरोसोल का उदाहरण है। तो इस दृष्टि से ये विकल्प नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। एरोसोल कहते किसे हैं? द्रव और गैसों से मिलकर बनने वाला कोलाइड होता है एरोसोल। तो एरोसोल क्या होता है? एक तरह का कोलाइड। क्या चीज़ से मिलकर बनता है? द्रव और गैस से मिलकर के बनता है। और उदाहरण के लिए कोहरा, बादल और धुआं, ये तीनों कोलाइड के तो उदाहरण हैं ही, और इसे एरोसोल भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है? गति के पहला जो कथन है, गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। तो ये बिल्कुल सही कथन है। गति का जो पहला नियम है उसके हिसाब से ये कथन सही है। दूसरा, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन, अगर आपने गति के तीनों नियम को देखा होगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जा रहा होगा। तीसरा नियम लिखा हुआ है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एकदम बिल्कुल सही है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो तीनों कथन सही, और इस दृष्टि से विकल्प डी इसका सही आंसर है। 105, निम्नलिखित में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग जल यानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में भी किया जाता है, दुग्ध मापी में भी किया जाता है, दूध मतलब दूध को मापने में, हाइड्रोमीटर में भी किया जाता है। तो तीनों में किया जाता है, और तीनों जो नंबर है वो विकल्प डी में है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। 106, निम्नलिखित में से कौन से क्रोमैटोग्राफी के अनुप्रयोग हैं? तो क्रोमैटोग्राफी के अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में भी क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग होता है, और रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी, यानी अलग करने में भी क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। 1, 2, 3। 107 में कथन है, एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। समझ में आया? लिखा हुआ है कि एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। तो ये कथन सही है। कारण, क्योंकि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो यही कारण है कि एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन होता है। तो दोनों तो सही है ही, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन लिखा हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन, किसी स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। 109 कथन है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। हाँ बिल्कुल सही है, यांत्रिक तरंग है। लेकिन क्यों? इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एकदम गलत है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आर गलत हो गया, ए सही है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 110,
उर्वरक और खाद में निम्नलिखित में से कौन से अंतर देखने को मिलते हैं? तो उर्वरक और खाद में जो अंतर देखने को मिलते हैं, पहला कथन क्या लिखा हुआ है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा, उर्वरक से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है जबकि खाद से नहीं, एक उल्टा कथन लिखा हुआ है। खाद से ही ह्यूमस प्राप्त होता है, उर्वरक से नहीं, तो इसलिए कथन गलत हो गया। तीसरा, उर्वरक में पादप पोषक खाद की तुलना में अधिक होते हैं। तो एकदम सही बात है कि उर्वरक में पादप पोषक जो होते हैं वो खाद की तुलना में अधिक होते हैं। तो 1 और 3 सही, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चयन करें। पहला कथन क्या लिखा हुआ है? निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। तो जिसका तारत्व निम्न होता है उसकी ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है, तो ये कथन सही है, जबकि हमें चुनना किसे है? असत्य को। दूसरा लिखा हुआ है, मृदु ध्वनि का आयाम अधिक होता है। नहीं, गलत है ये, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है, तो इसलिए गलत को ही तो चुनना था, तो केवल 2 जो है वो गलत है, तो विकल्प बी में इसका आंसर है। नेक्स्ट, पराध्वनि का प्रयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो पराध्वनि का प्रयोग गुर्दे की पथरी को तोड़ने में भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों को साफ करने में भी किया जाता है, और धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने में भी किया जाता है। तो तीनों काम के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ यानी उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। अच्छा, पराध्वनि क्या होती है? तो पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंग होती है। अच्छा, ऊपर में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था कि पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। तो पराध्वनि का एक गुण होता है कि अगर अवरोध हो फिर भी वो गमन कर लेती है एक निश्चित पथ पर, और उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है कौन? पराध्वनियाँ। और इसी का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी तोड़ने में, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों को साफ करने में, धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने में। तो एक तरह से फिर से ही क्वेश्चन रिवीजन हो गया। 113, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं? तो वायरस के कारण होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा भी हैं और डेंगू बुखार भी है, दोनों वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। इसके अलावा खांसी, जुकाम, एड्स, ये सब भी वायरस के कारण ही होता है। तो इसका आंसर तो ए है, 1 और 2। अच्छा, जबकि जो टाइफाइड बुखार है और हैजा है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके अलावा क्षय रोग और एंथ्रेक्स जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट, 114 में है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में किया जाता है? तो नमक का भी उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, उदाहरण के लिए अचार। चीनी का भी प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, उदाहरण के लिए जैम एंड जेली। तेल का प्रयोग भी खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है, और सिरका का भी उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में किया जाता है। तो ये चारों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किए जाने वाले चीज़ हैं, इसलिए नमक, चीनी, तेल और सिरका। तो 1, 2, 3, 4 डी में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 115, निम्नलिखित ईंधनों को उनके बढ़ते ऊष्मीय मान के अनुसार लगाइए। तो जिसका ऊष्मीय मान सबसे कम है उसको पहले रखना होगा, सबसे ज़्यादा जो है उसको सबसे लास्ट में रखना होगा। तो सबसे कम जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से सबसे कम जो ऊष्मीय मान होता है वो लकड़ी का होता है, और सबसे ज़्यादा जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन लास्ट में होगा और लकड़ी सबसे पहले होगा, यानी कि 3 सबसे पहले और 4 सबसे लास्ट में। अब बच गया पेट्रोल और सीएनजी। तो पेट्रोल और सीएनजी में किसका ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है? तो ये सीएनजी जो होता है पेट्रोल से ज़्यादा ऊष्मीय मान सीएनजी में होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लकड़ी का क्रम, सबसे पहले लकड़ी को रखेंगे, उसके बाद पेट्रोल को रखेंगे, तीसरे नंबर पे हम सीएनजी को रखेंगे और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन को रखेंगे। ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे ज़्यादा है ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का, सबसे कम लकड़ी का। और सीएनजी पेट्रोल में सबसे कम ज़्यादा किसका है? तो सीएनजी का ज़्यादा है पेट्रोल से। अब नेक्स्ट देखते हैं 116, धातु और अधातुओं के विषय में दिए गए कथनों में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला लिखा हुआ है कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में नहीं, एकदम सही है। दूसरा, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि अधातु नहीं, ये भी कथन सही है। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं जबकि अधातु नहीं, एकदम बिल्कुल सही है। अधातु उदाहरण के लिए लकड़ी,
तो और धातु उदाहरण के लिए चांदी मान लीजिए, तो चांदी और लकड़ी में तुलना करेंगे तो ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगा कि धातु आघात वर्धनीय होता है, मतलब उस पर आघात कीजिए और वर्धन कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और तन्न मतलब तान दीजिए, उसको तार की तरह बना सकते हैं। तो ये धातु के साथ हो सकता है, अधातु के साथ नहीं। तीनों सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। 117 निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अपनी प्रकृति में जैव निम्नीकरणीय हैं? तो ऊनी वस्त्र का भी जैव निम्नीकरण हो जाता है। जैव निम्नीकरणीय का मतलब जो सड़ जाए, गल जाए वातावरण में, तो ऊनी वस्त्र भी सड़ गल सकता है, कागज़ भी सड़ गल सकते हैं, और लकड़ी भी सड़ गल सकता है, जबकि टीन सड़ता गलता नहीं, यानी जैव निम्नीकरणीय नहीं है ये एक तरीके से। तो 1, 2, 3 यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। 118 परख नली शिशु के विषय में दिए गए कथनों में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो पहला कथन लिखा हुआ है परखनली शिशु के लिए निषेचन माता के गर्भ के बाहर कराया जाता है, एकदम सही है, तभी तो उसको परखनली शिशु कहते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि परखनली शिशु का विकास परखनली में किया जाता है, न कि माता के गर्भ में। तो ये गलत है, विकास माता के गर्भ में ही होता है, परखनली में नहीं। तो इसलिए ये, जबकि निषेचन सिर्फ और सिर्फ परखनली में होता है। ऊपर में जो लिखा हुआ था कि परखनली शिशु के लिए निषेचन माता के गर्भ के बाहर कराया जाता है, तो गर्भ के बाहर निषेचन जरूर होगा, लेकिन उसका विकास गर्भ में ही होगा। तो केवल एक सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 119 में है ग्वाइटर नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये तो सब आप लोगों को पता होगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या 120 में, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन क्या है? शंकु कोशिका तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, तो एकदम सही है, जो शंकु कोशिका होती है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। दूसरा, शलाकाएं कोशिका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, ये भी सही है। तो शंकु कोशिका तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही, शलाकाएं कोशिका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही, और लास्ट में लिखा हुआ है शंकु कोशिका रंगों की सूचनाएं मस्तिष्क को भेजती है। तो ये भी सही है कि जो शंकु कोशिका होती है रंग की सूचना मस्तिष्क को भेजती है। तो तीनों सही, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 121 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, दो कथन हैं। पहला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, और दूसरा, नेत्र गोलक का अत्यधिक छोटा हो जाना उपर्युक्त कारण किस दोष के उत्पन्न होने के कारण होता है? तो जब हमें दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए, यानी कि नज़दीक की वस्तुएं न दिखने लगे, ध्यान रखना है, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब नज़दीक की वस्तुएं न दिखे, और निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं न दिखे। तो दीर्घ दृष्टि दोष जब हमें हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना होता है, मतलब उसका फोकस दूरी ज़्यादा हो जाता है, और नेत्र गोलक का अधिक छोटा हो जाना, और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, फोकस दूरी ज़्यादा हो जाता है, और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। किस चीज़ में? दीर्घ दृष्टि दोष में। नेक्स्ट लिखा हुआ 122 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है? तो लाइकेन। प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर आप पर्यावरण वाला देख लीजिए। पर्यावरण वाले में ये बहुत रिपीट हुआ है, अभी अपलोड हो ही रहा है वो, दरअसल 2014 या 15 तक हो गया है, तो 2014-15 में 3 बार आ चुका है ये। तो याद रखना है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि शहरों के आसपास आपको लाइकेन नहीं मिलेगा, क्योंकि शहरों में वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। अच्छा, लाइकेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही संवेदी होता है, मतलब वैसे तो वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होता है, सेंसिटिव होता है एक तरीके से, लेकिन और थोड़ा पॉइंट आउट करके बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदी होता है। ठीक है, लाइकेन बना क्या चीज़ से होता है? अच्छा, लाइकेन एक उदाहरण है किस चीज़ का? सिम्बायोसिस का, सहजीविता का, यानी जियो और जियो जीने दो, ऐसा टाइप वाला। एक लाइकेन दरअसल किसके किसके दो चीज़ों, लाइकेन का जो शरीर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। किस चीज़ों से मिलकर बना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपने पर्यावरण वाला प्रीवियस ईयर्स देखा है तो आप ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। देखिए, पर्यावरण वाला ना हर साल का अपलोडेड किया हुआ है, तो आप बढ़ा के अगर देखेंगे 1.25 या 1.5 में भी देख लेंगे तो 10-10 मिनट में मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, तंत्रिका उत्तक की इकाई है तो न्यूरॉन। जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से जो न्यूरॉन लिखा हुआ है, न्यूरॉन दरअसल तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 124, गेहूं का प्रसिद्ध रोग रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो रस्ट रोग जो है फफूंदी के कारण होता है। किस चीज़ में? गेहूं में। तो एक तो फैक्ट क्वेश्चन में यही है कि रस्ट रोग किसका है, तो गेहूं का है, और ये किस चीज़ के कारण होता है? फफूंदी के कारण। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। 125,
इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या लिखा हुआ है, इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। तो एकदम सही है ये, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, एकदम सही कथन है। दूसरा, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये एकदम फैक्ट की तरह याद रखने योग्य है कथन कि जो इंद्रधनुष होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो दोनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है फिर से अब कारण। कथन में लिखा हुआ है मानव स्वपोषी होते हैं। मानव स्वपोषी नहीं होते हैं, पेड़ पौधे भले स्वपोषी होते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। तो मानव होता क्या है, मानव परपोषी होता है, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होना, ये परपोषी कहलाता है। कारण क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। हाँ बिल्कुल सही है, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे। तो दूसरा कथन सही है, मतलब कि कारण सही है, कथन गलत है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए गलत आर सही। 127, निम्नलिखित मानव शरीर के आंतरिक भागों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो मानव शरीर के अंदर के भाग में जो जो पार्ट होते हैं उसका यहाँ लिखा हुआ हमाशय, बड़ी आंत, अग्न्याशय, यकृत। तो अब इसको नीचे से बोल रहा है ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे नीचे इस चारों में से कौन होगा, बड़ी आंत होती है। उसके बाद क्या होगा, अग्न्याशय, उसके बाद अमाशय, अग्न्याशय के बाद अमाशय, और सबसे ऊपर यकृत होगा। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, कुछ जुड़े हुए पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं, जैसे यकृत सबसे बड़ी मानव ग्रंथि होती है ये शरीर की, ठीक है। अग्न्याशय के लैंगरहैंस में अग्न्याशय संबंधित भी, शायद अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और लैंगरहैंस में से कुछ इंसुलिन का कुछ मामला है, शायद अग्न्याशय या अमाशय का। तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ये यकृत वाला सिर्फ याद आ रहा है करेक्टली। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस को जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे तो याद नहीं आएगा, क्योंकि पीटी तरफ से दिमाग ट्रेंड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बस यकृत वाला मुझे अच्छे से याद है एकदम सही तरीके से कि यकृत सबसे बड़ा अंग होता है, मतलब ग्रंथि होती है, मानव ग्रंथि। नेक्स्ट लिखा हुआ है 128, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य वाले को चुनना है, सत्य वाले पहले पढ़ लेते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, देखिए अभी दोहरा ही दिया। तो ये बात सही है, यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, अमाशय में भोजन का पाचन पूरा होने पर ही अमाशय छोटी आंत में खुलता है, एकदम सही है। डी नंबर में पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए सी डी तीनों सही है, चुनना क्या है, असत्य को। बी नंबर इसका असत्य है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, लेकिन कैसे असत्य हुआ वो देख लेते हैं। पित्ताशय पित्त रस को स्रावित करता है, तो ये गलत हो गया। पित्ताशय जो है ना, पित्त रस को स्रावित नहीं करता है, ये संचित करता है, यानी कि उसको सेव करता है, एक तरीके से रखता है। जबकि स्रावित कौन करता है, यकृत। यकृत क्या है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही स्रावित करता है, और पित्ताशय का काम संचय करना है। 129 देखते हैं, अमीबा के संबंध में सत्य कथन है। तो पहला कथन, यह एक कोशिकीय जीव है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एक कोशिकीय जीव है लेकिन केंद्रक भी पाया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। अमीबा में पादाव यानी कृत्रिम पाँव पाए जाते हैं, तो एकदम सही है, अमीबा में कृत्रिम पाँव पाए जाते हैं। तो केवल दूसरा सही हो गया, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। 130, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है। तो सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फ़ारेनहाइट में कितना होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, कमेंट में आप कमेंट करके बताइए। 131, कथन और कारण है। कथन, भेड़ याक के शरीर पर बाल उन्हें गर्म रखते हैं। तो भेड़ और याक जो होता है उसके शरीर पर जो बाल होता है उन्हें गर्म रखने के लिए होता है, ये सही है। कारण क्या है इसके पीछे, बालों के बीच भरी वायु ऊष्मा की सुचालक होती है, ना कुचालक होती है, इसीलिए तो वो उन्हें गर्म रखते हैं। तो इसलिए दूसरा जो कारण है वो गलत है, कथन सही है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 132, ऊष्मा के स्थानांतरण के संबंध में असत्य है। तो पहला कथन क्या लिखा हुआ है, असत्य पूछ रहा है। पहला कथन लिखा हुआ है, यह सदैव गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। तो हाँ सही है, ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया, पूछ रहा है सत्य, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। ठोस में प्रायः ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है।
तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठोस में जैसे कि चाय का कप है, उसको आप टेबल पे रखिए, थोड़ी देर बाद अब उठाएंगे तो टेबल वो गर्म हो जाता है, तो वो चालन विधि द्वारा गर्म हुआ। तो दूसरा भी सही है। पूछ रहा है असत्य, तो दोनों में से कोई नहीं असत्य है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 133 वर्णात्मक प्रजनन से तात्पर्य है। तो वर्णात्मक प्रजनन से क्या तात्पर्य है? लक्षित गुणों की संतति प्राप्त करना। जो गुण चाहिए वैसे गुण के साथ अगर हम संतान की प्राप्ति करते हैं तो इसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, प्रजनन। नेक्स्ट 134 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। पहला कथन क्या लिखा हुआ है? ऐसे पदार्थ जिनकी रासायनिक प्रकृति अम्लीय तथा स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। तो ये सही है कथन, बिल्कुल सही रूप से कहा गया है। दूसरा, ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन की तरह लगते हैं तथा स्वाद कड़वा होता है क्षारक कहलाते हैं। तो दूसरा भी सही है। और क्षारक पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 के बाद वाला क्षारक गुण का होता है, 7 से पहले अम्लीय गुण का होता है। तो दोनों कथन सही है। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो दोनों तो सही है, असत्य तो है नहीं, दोनों सत्य है। तो इसलिए दोनों में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 135 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड भेड़ की नस्ल है, दूसरे साइड राज्य है। तो जो सही नहीं सुमेलित है वो है पाटनवाड़ी। पाटनवाड़ी के सामने लिखा हुआ है राजस्थान, जबकि ये हौजरी उनके लिए प्रसिद्ध होता है, ये भेड़ की नस्ल पाटनवाड़ी, और ये गुजरात में पाया जाता है। इसलिए पहला गलत हो गया, इसलिए केवल एक जो ए नंबर ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा। बाकी जो 2 और 3 है जो मिला हुआ है। कैसे? मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है गुजरात में पाया जाता है, पाटनवानी भी गुजरात में ही पाया जाता है, और लोही जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ये लोही भेड़ की नस्ल है। तो ऐसे ही पूछ सकता है विकल्प दे करके कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? तो याद रहना चाहिए कि पाटनवाड़ी, मारवाड़ी और लोही, ये सब तीनों, तब एलिमिनेट कर पाएंगे। 136 कोकून से तात्पर्य है। तो रेशम के रेशों का आवरण जो होता है वो कोकून से बना होता है, तो कोकून से यही तात्पर्य है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 137 इमली, अंगूर आदि खट्टे किस अम्ल के कारण लगते हैं? तो इमली और अंगूर टर्टरिक अम्ल के कारण खट्टे लगते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से टर्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली और अंगूर इसका आंसर हम दे सकते हैं। 138 अगर अंगूर अथवा आंवला के रस को नीले लिटमस पेपर पर गिराया जाए तो परिणाम प्राप्त होगा। तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगूर और आंवला का जो रस होगा वो क्या होगा? अम्ल की क्षार, अम्ल होगा। इसलिए अम्ल को जब हम नीले लिटमस पेपर पर गिराते हैं तो वो लाल हो जाता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। 139 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अम्ल एवं क्षारक की एक साथ अभिक्रिया होने पर तनु अम्ल प्राप्त होता है। नहीं, उदासीन अम्ल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन अम्ल प्राप्त होगा। तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन में क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये बात सही है, हाइड्रोक्लोरिक को ही HCl कहते हैं और ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं और दृष्टि के टेस्ट सीरीज में भी थे और ध्येय IAS के भी टेस्ट सीरीज में थे। तो ज़रूर उसको आप रिवाइज कर लीजिए। कम से कम 3 बार 4 बार आप सुनेंगे ना, तब जा कर के ये पूरा आपका अपना हो जाएगा पॉइंट। 140 अच्छा, इसका आंसर बी है, केवल 2। 140 में क्या है? पटाखों का विस्फोट होने पर ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध का फैल जाना आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन तो पता ही है ना दोनों में अंतर क्या होता है। भौतिक परिवर्तन जिसको परिवर्तित करने के बाद फिर से हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वो कि जब एक बार बदल जाए तो पूर्व वाली अवस्था में नहीं आ सकता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 141 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिसको पर्दा पर नहीं प्राप्त करेंगे उसको आभासी, और जिसको पर्दा पर प्राप्त कर लेंगे उसको वास्तविक। तो दोनों उलट के दिया हुआ था कथन, इसलिए दोनों गलत हो गया। इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई नहीं सत्य है। 142 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, तो एकदम सही है। दूसरा, जल का पृष्ठ लेंस की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को विचलित नहीं होने देता है, तो दूसरा कथन गलत हो गया कि विचलित नहीं होने देता है, तो इसलिए केवल एक सही है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ उत्तल तथा बाहरी पृष्ठ अवतल कहलाता है, सही है ये कथन? क्या लग रहा है आपको? एकदम गलत है, क्योंकि उल्टा बात कह दिया है। कैसे होना चाहिए था, कैसे ये कथन जब तब सही होता, लिखा होता कि किसी कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ, यानी कि जो गोलाकार होता है भीतरी पृष्ठ, काट दें अगर गेंद को तो भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है, तो इसलिए ये सही होता है ऐसा लिखने पर, लेकिन उलट के दिया हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दोनों में से कोई नहीं, विकल्प डी हो गया। थोड़ा सा देखिए इस पर मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश डालना, तो प्रकाश डालता हूँ। अवतल दर्पण जो भी डॉक्टर होगा ना, आँख का, नाक का, कान का, गले का, ये सब इत्यादि, तो ये डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में गुण होता है, पता है कौन सा गुण? वो क्षेत्र को बड़ा करके दिखाता है। तो डॉक्टर जो रहेगा आँख, नाक, कान का, तो ये तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि उनको क्षेत्र को बड़ा करके दिखाना हो, तभी तो पता चलेगा कि कौन से जर्म्स है, क्या रोग है, कहाँ दिक्कत हुआ है नाक में, आँख में, कान में, तो इसलिए ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है, और कुकर में, सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का एक प्रयोग आप बता सकते हैं क्या? चलिए मैं एक बता देता हूँ, आप एक बताइएगा। जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर अपने सीट के पीछे जो देखने के लिए प्रयोग करता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का गुण होता है वो चीज़ों को और छोटे एरिया में करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण का गुण बड़े एरिया में करके दिखाना, उत्तल दर्पण का गुण छोटे एरिया में करके दिखाना। उत्तल दर्पण का एक और उदाहरण दीजिए जो अक्सर आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर से अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आप विज्ञान वाले, तो आपको वैसे भी उदाहरण आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं? तो देखिए, हाथी और छिपकली। अरे बाबा रे बाबा, हाथी फेफड़ों के माध्यम से? पता नहीं, इसमें तो आंसर लिखा हुआ है ए, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप जरा थोड़ा क्रॉस चेक कीजिए, हाँ, कि हाथी फेफड़ों के माध्यम से और छिपकली भी फेफड़ों के माध्यम से श्वास श्वसन करते हैं, तो विकल्प ए इसका आंसर है। वैसे आप क्रॉस चेक थोड़ा कीजिएगा। नेक्स्ट 145 में कथन है, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है कि मृदा में जो उपस्थित सड़ा गला पदार्थ है उसको ह्यूमस कहते हैं। कारण, ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है तथा पादपों को पोषण प्रदान करता है। देखिए, कारण स्वतंत्र रूप से सही है और कथन भी स्वतंत्र रूप से सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो इस लेकर के बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 146, रक्त परिसंचरण की क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि धमनियाँ हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, तो धमनियों का काम तो यही होता है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा, सिराएं जो होती है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय तक ले जाती है, तो दूसरा भी सही है, सिराओं का काम ही यही होता है। तीसरा लिखा हुआ, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त तथा सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिसंचरण करती है, तो तीनों सही है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है असत्य कौन है, तो असत्य तो एक भी नहीं है, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। अब देखते हैं 147, हृदय के विभिन्न भागों को उनकी अवस्थिति के आधार पर ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित करना है जो हृदय का जो पार्ट है ये, तो सबसे पहले होगा फुफ्फुस धमनी, उसके बाद होगा महाधमनी, उसके बाद होगा दायां अलिंद, उसके बाद होगा बायां अलिंद, यानी बायां अलिंद सबसे लास्ट में होता है, फुफ्फुस धमनी सबसे पहले होती है, ठीक है, और उस फुफ्फुस धमनी के बाद महाधमनी होती है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 148, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया श्वसन सदैव अवायवीय श्वसन कहलाता है, तो कथन सत्य कथन पूछ रहा है, तो पहला कथन सत्य है, सही है। दूसरा,
वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन, ऊर्जा दोनों प्रक्रियाओं में उत्पन्न होती है। तो हाँ, वायवीय अवायवीय दोनों श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का मतलब ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, लैक्टिक अम्ल अवायवीय श्वसन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल जो होता है अवायवीय श्वसन के कारण उत्पन्न होता है। हमने, आपको याद है, हमने पढ़ा था जो प्रीवियस ईयर या शायद दृष्टि का टेस्ट सीरीज बनाया हूँ, या पता नहीं किस में, ध्येय IAS में, यही तीनों में से किसी का होगा क्योंकि यही तीनों हमने अपलोड किया है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब ज़्यादा हम व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है और इसी कारण हम दर्द का अनुभव करते हैं। तो वही ये उदाहरण याद आ रहा था, इसलिए मैंने फिर से चर्चा कर दिया। तो 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। 149 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सामान्यतः उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को एक केंद्रित स्थान पर मोड़ देता है। तो हाँ, उत्तल लेंस का काम ही यही होता है, एक केंद्र पर आपतित प्रकाश को यानी आने वाले प्रकाश को मोड़ देना। तो पहला सही है। दूसरा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी नहीं। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा, वाहनों के पार्श्व दर्पण में यानी जो साइड में लगा रहता है, साइड मिरर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने बोल दिया था ये बात, जब मैंने बोला कि एक उदाहरण एक आप दीजिएगा, एक मैं दे देता हूँ। तो सही है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का गुण होता है चीज़ों को छोटे एरिया में करके दिखाता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका गुण है कि वो चीज़ों को बड़े एरिया में करके दिखाता है, जितना है मतलब नेचुरल उससे बड़ा करके दिखाता है। तो 1 और 3 सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, 150 लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप लाइक करके जाइएगा, लाइक करने से आपको ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और दूसरा ये कि अगर सब्सक्राइब किया हुआ था तो ठीक है, नहीं है तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। कि अभी क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं, बताता है इलेक्ट्रिक्स में मुझे। तो और शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि पता है मुझे 1000 सब्सक्राइबर पुराने हैं, तभी जा कर के ये चैनल मोनेटाइज होगा और फिर मतलब एक तरीके से यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा। तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। 150, पुंकेसर से तात्पर्य है पुष्प पादप का नर जनन अंग है। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर का मतलब ही होता है पुष्प पादप का नर जनन अंग। तो पुष्प पादप का नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। तो थैंक यू, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण जरूर बताइए ताकि मैं और मदद कर सकूं सुधार करके। तो अब नेक्स्ट में मिलते हैं।